ठीक। तो हम सब कहाँ पढ़े थे? प्रोविडेंट फंड पढ़ लिए थे, भविष्य निधि। भविष्य निधि मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेरा क्या था? वैधानिक भविष्य निधि, दूसरा प्रमाणित भविष्य निधि, तीसरा अप्रमाणित और चौथा सार्वजनिक। तो नॉर्मल आप सब जो अकाउंट खुलवाओगे पीएफ में वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक। साल में कम से कम कितना जमा कर पाएंगे? 500, अधिकतम 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज़्यादा जमा करेंगे तो टैक्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है। आपके सैलरी का कितना परसेंट जाना चाहिए और नियोक्ता कितना जमा करेगा? 12%। 12% ज़्यादा हम जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर 12% से ज़्यादा हम जमा कर सकते हैं। जितना जमा करेंगे फिर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिन बुधवार को महाविद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, छठ पूजा है और फिर आपको गुरुवार को आना है। सर हम चल जाएंगे कैंप तो ऐसे ही क्लास कहाँ क्या नहीं चल पाएगा फिर? चलिए कि जितना दिन रहेगा उतना तो रहेगा। 20 को जा रहा है कैंप ना? नहीं 12। आज कितनी तारीख है? 9, 10, कल 10 हो गया। उसको कहाँ क्लास चलेगा? एक समझिए लास्ट है, बहुत होगा तो एक दिन और चलेगा। 11 को चलेगा, फिर 12 से कितने दिन का है? 10 दिन। चलिए ऑनलाइन अपन पढ़ा के पोस्ट कर देंगे, देखो लीजिए क्या करना है। ऐसे क्लास रहेगा, अपना मोबाइल लगा देंगे, स्टैंड पढ़ा देंगे। हमारा वहाँ वीडियो बनाने में हमारा दिक्कत। हाँ दिक्कत तो होगा, समय निकाल लीजिएगा। 2 ही 3 मिनट का वैसे भी जो जैसा होगा बना के अपना डाल दीजिएगा कि लगे कि हाँ वीडियो जा रहा है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड में जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से हमें डिडक्शन माइनस करना पड़ता है 80C से 80U तक। तो ये जो पीएफ अकाउंट है ये इसका जो हमें डिडक्शन मिलेगा, जो कटौती का लाभ मिलेगा वो मिलेगा 80C, पहला ही है 80C, और भी इसमें कई सारे हैं, आगे चल के हम बताएंगे। तो जो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से 80C माइनस कर देंगे, मतलब पीएफ अकाउंट वाला 1.5 लाख तक इसमें छूट मिल जाएगा। ठीक है। अब कहोगे 1.5 लाख कैसे छूट? जैसे 5 लाख रुपए तक तो 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा इनकम है 7.5 लाख, तो जो 1.5 लाख पे मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा ना 10%। तो अगर हम वही 1.5 लाख रुपया पीएफ अकाउंट में डाल देंगे तो जो 10% हमें टैक्स देना था वो हम नहीं देंगे, मेरा बच जाएगा। वो मेरा मूलधन का मूलधन बच गया प्लस मेरा टैक्स भी बच गया। अगर वही पैसा हम पीएफ अकाउंट में नहीं डालेंगे तो जो 1.5 लाख है उसका 10% 15,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ जाएगा सरकार को। सब टैक्स बचाने के लिए पीएफ अकाउंट खोलते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं। वो ये नहीं जानते कि 15 साल तक। हाँ लेकिन 15 साल के लिए लॉक तो है ही भाई, अब पैसा उनका बच रहा है वही बहुत है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो एक वो रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है वो कितना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल ना करो उतना आपको कटौती मिल जाएगा, वो है 40,000। 40,000 रुपये तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, 40,000, उससे ज़्यादा नहीं। अब कहोगे सर ये क्या होगा? सपोज आपका इनकम 5,40,000 है, मान लेते 5,50,000 हो सकता है, 5,60,000 हो सकता है। मान लीजिए 5,40,000 है तो 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो 40,000 एक्स्ट्रा है उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा ना, 4,000 रुपया। तो 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी दे रहा है, तो 5 लाख मेरा ऐसे ही छूट हो गया। जो 40,000 है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस हो जा रहा है, तो हमें 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000। तो सर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है किस अनुसार है? सभी को, कोई स्टैंडर्ड का मतलब का एक मानक बना दिया गया है, चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो चाहे कोई बड़ा कर्मचारी हो, सभी को 40,000 का छूट दे दिया जाता है। बस स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है A to Z,
जितने इंडिविजुअल हैं, जितने कर्मचारी हैं, सभी को 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है मनोरंजन भत्ता। तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, कर्मचारी मान लीजिए हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो कंपनी वाला मुझे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस देता है, मनोरंजन भत्ता देता है। तो मनोरंजन भत्ता की कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमें मनोरंजन भत्ता मिलेगा वहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं और प्राइवेट संस्था हमें मनोरंजन भत्ता दे रही है, मनोरंजन भत्ता का मतलब क्या, मनोरंजन के लिए, घूमने टहलने के लिए, फिल्म देखने के लिए, कहीं टूर पे जाने के लिए, तो ये सब मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए जो अलाउंसेस दिया जा रहा है, तो अगर सरकारी है तो वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट रहेगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सरकारी रहेगा तो क्या डिडक्शन मिलेगा, मूल वेतन का 20%, मूल वेतन, एक हमारा सैलरी होता है, उसके बाद अलाउंसेस होते हैं जैसे डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ऐसे कई सारे अलाउंसेस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहें, मूल वेतन जो हमारा बेसिक सैलरी रहता है, तो बेसिक सैलरी का 20% और अधिकतम 5,000 रुपये तक का हम क्या देंगे, मनोरंजन भत्ता में डिडक्शन देंगे। किसे देंगे, सरकारी कर्मचारी को। सपोज मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा जो मूल वेतन है, मेरा मूल वेतन है मान लीजिए 10,000 रुपया, तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया हमें डिडक्शन मिल जाएगा, या तो 5,000 रुपये, अधिकतम 5,000, उससे ज़्यादा का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। अगर आपको मनोरंजन भत्ता मिल रहा है 10,000 रुपया, तो आपको अधिकतम 5,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी जो 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये मोटा मोटी बातें हैं। अब हम वह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए डिडक्शन पीएफ अकाउंट तो मैंने बता ही दिया, रिकॉग्नाइज आरपीएफ, उसके बाद अनरिकॉग्नाइज, फिर उसके बाद पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 4 मैंने बताया, समझाया। अंतर 1-2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब 2011 में एक प्रश्न आया है, वेतन की परिभाषा दीजिए, डिफाइन सैलरी। वेतन शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द डिडक्शन अलाउड अंडर द हेड सैलरी। मतलब जो वेतन से आय रहता है उसमें कौन कौन से आपको छूट मिलते हैं, कौन कौन से आपको डिडक्शन मिलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो वेतन क्या है, क्या लिखेंगे इसके बारे में। सर वेतन जो हम काम करते हैं उससे जो हमें पैसा मिलता है वही सैलरी। बिल्कुल, वेरी गुड, बस यही है, सरल भाषा में यही लिख देना है कि जब किसी संस्था में हम काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, उसके बदले में जिस धनराशि की मुझे प्राप्ति होती है वही मेरे लिए क्या है, वेतन है। और इसमें ज़्यादा कुछ फंडामेंटल लगाना है ही नहीं। हमें पढ़ा रहे हैं, इसके बाद पढ़ाने के बाद महीने के बाद मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो किताब में क्या लिखा है, किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में जो मूल वेतन या जो धनराशि, जो प्राथमिक, जो मजदूरी, जो बोनस, जो भत्ते, जो कमीशन, ये सब जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेतन कहलाते हैं। मुझे वेतन भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, भत्ता मिलेगा, ये सभी मेरे मूल वेतन में शामिल हो जाते हैं। इसी को हम वेतन कहते हैं। मूल वेतन अलग है और वेतन अलग है। मूल वेतन में हम जो काम कर रहे हैं इसके बदले में जो मुझे पैसा मिल रहा है वो हो गया मूल वेतन। अब वेतन में क्या शामिल है, मूल वेतन में बोनस शामिल है, कमीशन शामिल है, भत्ते शामिल हैं, और भी जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं, परक्विसाइट हो गया या अनुलाभ हो गया, तो ये सब भी जो इसका अमाउंट हो भी उसमें जोड़ दिया जाता है, तो मेरा वेतन कहलाता है। मूल वेतन अलग और वेतन अलग। सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन कम होता है, लेकिन जो वेतन होता है उसमें बोनस, कमीशन, अलाउंसेज सारा जोड़ जाड़ के इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि लगता है कि हाँ बहुत सारा पैसा है। और हम लोग जो रहते हैं प्राइवेट संस्था वाले, वहाँ पे क्या रहता है, मूल वेतन रहता है, बाकी ना तो बोनस है, ना तो कमीशन है, ना तो डिडक्शन है, ना तो अलाउंसेज है, कुछ भी दूर दूर से कोई नात बात रिश्तेदारी से संबंध है ही नहीं।
वेतन में क्या क्या शामिल है? देखिए, वेतन में पहला है कि मजदूरी शामिल है, ठीक है अविनाश। और दूसरा क्या है? पेंशन। पेंशन क्या होता है? पेंशन जैसे हम कहीं पे काम करते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं या मेरा 60 साल पूरा हो जाता है, तो उसके बदले जब हम काम नहीं करते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, जिस संस्था में काम किए रहते हैं वह संस्था हर महीने मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ धनराशि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती रहती है, वो क्या है? पेंशन है। क्यों दिया जाता है? कि जब हम काम करने के लायक थे तब तो आपके लिए हम काम कर दिए, आपने मुझे पैसा भी दे दिया। अब जब अपना हम सारा मेहनत जागर शक्ति आपके कंपनी में लगा दिए, इसके वजह हम बूढ़े हो गए हैं, काम करने की शक्ति नहीं, तो मुझे कौन खिलाएगा पिलाएगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो कंपनी वाला उसे पेंशन देते रहते हैं कुछ पैसा, ठीक है। हमारे पापा कोयलरी में सर्विस करते थे, रिटायर हो गए हैं तो उनको पेंशन मिलता है। जितने भी टीचर होते हैं रिटायर हो जाते हैं, पेंशन मिलता है। आप सभी पेंशन ले सकते हैं, हम भी पेंशन ले सकते हैं। तो ऐसा स्कीम आ गया NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपको पैसा कंट्रीब्यूट करना रहता है हर महीना, और जैसे ही आपका समय पूरा हो जाएगा तो आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी पेंशन क्रेडिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुटी क्या होता है? ग्रेजुटी उपहार, गिफ्ट। आप अपना पूरा जीवन कंपनी में लगा दिए, बढ़िया से मेहनत से काम के कंपनी को आगे बढ़ाएं, तो कंपनी वाला जब आप रिटायर हो जाते हो तो उस समय एक बहुत बड़ा पैसा, माने अधिक मात्रा में धनराशि आपको उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में देती है। उसे क्या कहते हैं? ग्रेजुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजुटी कहते हैं। ग्रेजुटी को अगर हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो देखते हैं क्या आता है। तब अविनाश कहाँ गए थे इतना दिन जी? तुम भी जब टूर में जाना है तो परेशान हो गए। हाँ, जैसे वो लेवल वाला हमारा 2 घंटा था, तो हमारे दोनों क्लास चलता था 3 घंटे का। अच्छा, तुरंत निकले 15 मिनट अपने घर पहुँचे, 15 मिनट यहाँ लगा। देखो है ना, ग्रेजुटी दिया, उपदान, दान दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है, ये ठीक है। अगर दान आपको समझ में आ जाएगा तो ग्रेजुटी के बारे में कुछ ना कुछ जरूरी लिख दोगे। अग्रिम वेतन एडवांस, मैं नवंबर में काम कर रहा हूं, अगर इस संस्था से मुझे दिसंबर का सैलरी मिल जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अग्रिम वेतन कहेंगे। मतलब अभी मैं काम किया ही नहीं कि उसका सैलरी मुझे मिल गया, तो उसे भी हम क्या करेंगे? सैलरी में शामिल कर लेंगे, सैलरी में ऐड कर लेंगे। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं कि किन किन अमाउंट को, किन किन पैसे को हम सैलरी में ऐड करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मजदूरी हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया। अगर हम एडवांस सैलरी ले रहे हैं तो भी मेरा सैलरी में ऐड हो जाएगा। और क्या क्या है? कोई फीस हम ले रहे हैं, जो जैसे डॉक्टर मरीज को देखता है तो फीस लेता है। कोई कमीशन है, हम कोई काम कर रहे हैं, बदले मुझे कमीशन मिलेगा, वो भी मेरा सैलरी में ऐड हो जाएगा। कोई अनुलाभ है, परक्यूसाइट है, वो भी मेरा सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये सब सैलरी में शामिल होते हैं। मूल वेतन अलग है। जब मूल वेतन में इन सभी चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? वेतन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ वेतन ही यानी मूल वेतन? हाँ। अब हम पढ़ेंगे, हाँ, इस प्रश्न में दिया है क्या? वेतन शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिडक्शन अलाउड अंडर द हेड सैलरी। जो सैलरी हेड है उसमें किस किस प्रकार का डिडक्शन दिया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए किस किस प्रकार का डिडक्शन दिया जाता है सैलरी में सर? हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको डिडक्शन हम देंगे तो किस किस प्रकार का डिडक्शन देंगे? हाउस रेंट, ठीक है। और ये कभी होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। वेरी गुड। पहला नंबर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ही लिख देना है कि प्रमाणित कटौती आपको मिल जाता है कितना? 40,000 रुपया, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और भी जैसे ATC, मनोरंजन भत्ता,
मनोरंजन भत्ता भी हो गया, एटीसी वाला भी हो गया कटौती। एटीसी वाला पीएफ वाला हो गया। मनोरंजन भत्ता अगर सरकारी कर्मचारी है तो मूल वेतन का 20% अधिकतम 5,000 वो आपको छूट मिल जाएगा। प्राइवेट कर्मचारी है तो प्राइवेट कर्मचारी है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसको छूट नहीं मिलेगा। हाँ वो आगे देखेंगे इसमें। चाय पानी के लिए वो क्या रिफ्रेशमेंट वाला जो आप कह रहे हो ना, हाँ उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलता है। इतना छोटा छोटा करके इतना ज़्यादा पॉइंट है कि ये सब याद रखना काफ़ी मुश्किल वाला काम है, सब तो याद हो ही नहीं पाता है। लंबा भी है तो क्या करना, पढ़ना तो है ही। जो जहाँ तक मेन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। इसका जो सारांश है मैं स्कैन करके डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि सारांश एक दो बार पढ़ेंगे दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ बैठेगा। कौन सा? ये वाले विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन से अभिप्राय। तो ये वेतन का क्या मतलब है वो यहाँ पे दिया है। जैसे मूल वेतन हो गया, कर योग भत्ते हो गए, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, कोई पैसे में भुगतान आपको मिला है, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये प्रमाणित हो गया प्रोविडेंट फंड। हाँ, में अंशदान की कटौती योग्य राशि। तो कितना कटौती योग होगा तो पढ़िए पिछले कॉलम में। मानक मकान किराया भत्ते के संदर्भ में जो वेतन से अभिप्राय है वो यहाँ लागू होगा। तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या अभिप्राय है। यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है 2012-2017 में है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। व्हाट आर द रूल, क्या नियम है रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी टू एन एम्प्लॉय। एकोमोडेशन फैसिलिटी ये क्या होता है? रहने के लिए जो सुविधा हम दे रहे हैं अपने कर्मचारी के लिए, तो उसके संबंध में क्या नियम है इनकम टैक्स में। हिंदी में, एक कर्मचारी की आवास सुविधा का मूल्यांकन करने के संबंध में क्या नियम है। मैंने आपको बताया था कि जो आवास देते हैं दो तरीके का होता है, एक सुसज्जित और एक असुसज्जित, मतलब फर्निश और अनफर्निश। फर्निश में आपका सारा व्यवस्थित फर्नीचर, टेलीविज़न ये सारा व्यवस्थित रहेगा, और जो फर्नीचर का जो टोटल वैल्यू है उसका 10% हम माइनस कर देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। दिमाग में कुछ तो ज़रूर होगा ना। तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा है। 2017 में फिर क्वेश्चन दिया था, वेतन से आय इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत निःशुल्क आवास के मूल्य की गणना कैसे की जाती है। हाँ, रेंट फ्री हाउस का जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। कुछ याद हो तो बताइए। निःशुल्क आवास की गणना करना है। और क्या हाल है, टेबलेट वाला फॉर्म भर दिए? वही तो सर, निःशुल्क आवास जो है उसमें वो देखेंगे कि कितना यानी भाड़ा वाला जो है वो देखेंगे कि भाड़ा यानी कितना लगता है, उस हिसाब से हम गणना कर सकते हैं। मैंने 3 कंडीशन बताया था आपको कि जो आवास का सुविधा है तो उसका कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जो सबसे कम रहेगा वो हम, जैसे अगर दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता में रहे तो 50% लेंगे। उसके सिवा अन्य कोई शहर में ले रहेगा जैसे लखनऊ, गोरखपुर तो 40% लेंगे। तो इस तरीके से कुछ बताए थे, याद है? तो वही यहाँ पे आपको लिखना है। और हम ये भी कहते हैं कि कम से कम घर पे जाओगे 2 बार 3 बार पढ़ोगे तभी जाके दिमाग में बैठेगा। इनकम टैक्स थोड़ा क्रिटिकल है, टेक्निकल है। या अब इसमें क्या लिख पाओगे, जब जानोगे तभी तो कुछ लिख पाओगे। 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में।
चलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आवास मतलब हाउस एकोमोडेशन जो दिया जाता है दो तरीके का होता है। पहला फर्निश्ड मतलब सुसज्जित, सारा व्यवस्था कमरे में रहेगा, और दूसरा क्या है अनफर्निश्ड असुसज्जित मतलब सिर्फ रूम भर रहेगा, बाकी फर्नीचर बेड ये सभी व्यवस्था आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर असुसज्जित है तो कर्मचारी जो है या तो वह गवर्नमेंट रहेगा या तो प्राइवेट रहेगा। गवर्नमेंट रहेगा तो सरकार का जो निर्धारित फीस है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अन्य है, हम क्या पढ़े हैं असुसज्जित मकान का कैलकुलेशन करेंगे। अगर अन्य मतलब प्राइवेट है तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो दिया है कि 2001 का जनगणना हम देखेंगे और जिस शहर में वह रह रहा है उस शहर की जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक नहीं है तो वेतन का 7.5% हम ले लेंगे। 2001 की जनगणना देखेंगे कि उसका जो जिस शहर में वह काम कर रहा है उस शहर का पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक नहीं है। नौतनवा का जनसंख्या कितना हो 10 लाख से ज़्यादा है, उससे कम ही है ना, तो 10 लाख से कम रहेगा तो वेतन का 7.5% हम ले लेंगे। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन है कि अगर जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है तो वेतन का 10% ले लेंगे। ये लेंगे हम क्या, यही मेरा वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू होगा, जिस घर में हम रह रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है कि अगर 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो वेतन का हम 15% ले लेंगे। पहला क्या था 10 लाख से कम 7.5%, दूसरा क्या था 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम 10%, और तीसरा क्या क्या है 25 लाख से ज़्यादा रहेगा तो 15% हम सैलरी का ले लेंगे, वेतन का 10%। याद रहेगा ना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। 7% 10 लाख से अधिक ना हो, 10 लाख से कम हो, और यानी 10 लाख से 25 लाख से ऊपर ना हो। तो ऐसा कैलकुलेशन हम कब करेंगे, जब मेरा मकान असुसज्जित रहेगा तभी। ठीक है अविनाश, तुम्हें नौकरी मिल रहा है और सरकार रूम दे रही, सिर्फ कमरा दे देगी तो क्या हो जाएगा असुसज्जित हो जाएगा। अब कमरा दे के उसमें जैसे फ्लैट हुआ, फ्लैट में सारा चीज़ व्यवस्थित रहता है, टीवी नल और सब बिजली वायर सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, तो उसका वैल्यूएशन हम अलग तरीके से करेंगे। लेकिन जो असुसज्जित है इसका वैल्यूएशन हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखो ना 3 कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ नियुक्ता मतलब कौन, जो मतलब रखता है कर्मचारियों को, हाँ जो नियुक्त कर रहा है। यहाँ नियुक्ता आवास सुविधा का स्वामी है। ऐसे मान लो कि मैं नियुक्ता हूँ, आप कर्मचारी हो, हम घर बनवा दिए हैं, असुसज्जित है, मैंने आपको रहने के लिए दे दिया है, तो उसका हम वैल्यू निकालेंगे। आप निकालोगे, आप वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि वह मकान किसका है, नियुक्ता का है, नियुक्ता ने आपको दिया रहने के लिए। तो हम देखेंगे कि उस शहर का पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से हम वेतन का लेंगे। 10 लाख से कम रहेगा 7.5%, 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम रहेगा 10%, 25 लाख से ज़्यादा रहेगा तो 15% मूल वेतन का हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे दिया है वेतन का 15, वेतन का 10 और वेतन का 7.5। यदि नियोक्ता द्वारा आवास सुविधा पट्टे पर या किराए पर ली गई है, अब हम क्या किए हैं, वो मेरा है नहीं, हम उसके स्वामी नहीं हैं, वो हम भाड़े पे लेकर, पट्टे पे लेकर, लीज पे लेकर आपको दे दिए रहने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए दिया है, उस अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा देय पट्टे के किराए की वास्तविक राशि अथवा वेतन का 15% जो भी कम हो। जो नियोक्ता किराया दे रहा है, देखो जो किराया दे रहा है 1 महीने का नहीं, पूरे साल का हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में पूरे साल का हम कैलकुलेशन करके ही टैक्स पे करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 महीने का हम पे कर दे रहे हैं, 2 महीने, ऐसे नहीं, पूरे साल का। तो पूरे साल में वो जितना भाड़ा दे रहा है नियोक्ता, वह हम देख लेंगे, और जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का 15%। अब इस दोनों में जो कम रहेगा
वही हम वैल्यू उस हाउस का, असुसज्जित मकान का मान लेंगे। मैं किराया दे रहा हूँ पूरे 1 महीने का दे रहा हूँ 5,000, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 12-25 60,000 हो जाएगा। और आपका जो वेतन है, वेतन पूरे साल का आपको हर महीने 10,000 मिल रहा है, तो 1 साल मिलेगा 1,20,000। तो 1,20,000 का 15% कितना होगा? अरे 12 और 6 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 आपका हो गया और 10,000 हो गया। दोनों में कौन सा कम है? 10,000 कम है, तो उसको हम अपना वैल्यू मान लेंगे उसका। ठीक है। और तीसरा क्या दिया है? नियोक्ता द्वारा होटल में आवास सुविधा प्रदान करने पर, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर नियोक्ता क्या है, मतलब कर्मचारी, नियोक्ता मालिक क्या है, अपने कर्मचारी को ना तो किसी पट्टी पे लेकर आपको रहने के लिए दे रहा है, ना तो उसका स्वयं मैं तुरंत होटल, निरंजन होटल है, मैं वहाँ पे रूम लेके आपको रहने के लिए दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो क्या लिखा है, देय वेतन का 24% अथवा उस अवधि के लिए लिए गए होटल का देय वास्तविक किराया जो भी कम हो। मतलब होटल का किराया आप रह रहे हैं तो हो गया आपका 20,000 रुपया, और आपका सैलरी है 1 लाख, 1 लाख का 24% कितना हो गया? 24,000। तो 20,000 24,000 जो कम रहेगा उसको हम ले लेंगे, 20 को ले लेंगे। 3 कंडीशन यहाँ पे हो गया। अगर हाउस रेंट अलाउंस, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिए। अगर आवास सुविधा का मूल्यांकन करना है तो कैसे कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक आवास होता है सुसज्जित और एक होता है असुसज्जित। असुसज्जित में जो कर्मचारी एक सरकारी होते हैं और दूसरा अन्य होते हैं, अन्य में सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो सरकारी के लिए जो नियम है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से वह दे देगी। लेकिन जो अन्य है, इस अन्य में कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जो नियोक्ता है वो घर बनवा के आपको दे रहा है रहने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि नियोक्ता पट्टे पे लेके, किराए पे लेके आपको दे रहा है रहने के लिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? जो नियोक्ता है होटल रिजर्व कर दिया है आपको रहने के लिए। तो तीनों कंडीशन में क्या क्या नियम है हाउस रेंट का वैल्यूएशन निकालने के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी मैंने क्या बताया? असुसज्जित वाला बताया। अभी सुसज्जित वाला मेरा बाकी है। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि टेंशन में हो गई? सुसज्जित मकान में सुविधा का मूल्य देखिए, ऐसी स्थिति में असुसज्जित आवास होटल सुविधा के अतिरिक्त, होटल में तो सारा फैसिलिटी रहता है, फर्नीचर, टीवी सब कुछ व्यवस्थित रहता है, एसी वगैरह सब रहता है, ठीक है। असुसज्जित आवास की उपरोक्त राशि को फर्नीचर के मूल्य में से निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाता है। अगर नियोक्ता फर्नीचर का स्वामी है तो फर्नीचर का जो वैल्यू है उसका 10% हम उसमें ऐड कर देंगे। यदि नियोक्ता ने फर्नीचर किराए पे लिया है तो जो वास्तविक किराया वह दे रहा है उसको हम ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे? मकान के वैल्यू में हम ऐड कर देंगे। अब फर्नीचर का 10% क्या मतलब? वह डेप्रिसिएशन हम ऐड कर दे रहे हैं। आप इस बेंच का इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ तो घिसावट हो रहा होगा। जब घिसावट हो रहा है तो वो जो वैल्यू है उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बंद कर दो, आधा घंटा हो गया।